चंदन एक बार फिर से लिखिए, मेरी आवाज आ रही नहीं। देखिए, टू कैटेगरीज इक्वल व्हेन देयर स्पैन्स आर इक्वल, देयर सेक्स आर इक्वल, देयर पैरामीटर्स आर इक्वल, देयर एक्सिस आर क्वांटाइज्ड। तो पहला आंसर सही होगा, देयर पैरामीटर्स आर इक्वल। अगर किसी दिए गए कैटेगरी के लिए उसके पैरामीटर्स सेम होंगे तो ये दोनों कैटेगरी आपस में इक्वल होंगी। पहले इसका डिस्कस हम लोग पहले भी कर लिए हैं। पैरामीटर का सेंस हो गया जो कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामीटर के इक्वेशन हम लोग निकालते हैं या इंटरेस्टिंग इक्वेशन निकालते हैं, उसमें जितने पैरामीटर्स आते हैं, स्पेशली ये सी पे फोकस्ड है, ठीक है। अगर वो सारे लोग इक्वल होंगे तो इन कैटेगरी को हम लोग इक्वल कैटेगरीज बोलेंगे। नेक्स्ट अगले में एक बार आवाज के लिए, अंजलि जायसवाल वॉइस क्लियर नहीं है ऐसा बच्चे ने कहा। एक बार वॉइस क्लियर देख लो बेटा। अभी देखो ये कमेंट आ रहा है, उधर से ले जाके ज्वाइन करके बार देखिए वॉइस क्लियर है या नहीं। अंजलि अभी आवाज क्लियर हुई बेटा? अंजलि मेरी आवाज अभी क्लियर हुई बेटा? एक बार फिर से आप लोग क्लियर करिए, आवाज क्लियर है तो ठीक, नहीं अदरवाइज इसको फिर से डिटेक्ट करें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है ए कैटेगरी इज नोन एज कॉमन कैटेगरी व्हेन। ये ऑफलाइन क्लासेस में कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर लिए हैं कि कोई भी कैटेगरी आपके पास अगर दी गई है और ये कह रहा है कि वो कैटेगरी कॉमन कैटेगरी बनना चाहती है, तो उसका पहला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है, वेट पर यूनिट लेंथ बी कांस्टेंट। अगर कोई एक कॉमन कैटेगरी है, देखिए कैटेगरी और कॉमन कैटेगरी में एक डिफरेंस है, ये आप ध्यान से देखें। ये आपके पास एक कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, देखो ये थोड़ा इधर का मोटा है पोर्शन और ये थोड़ा पतला है, मतलब प्रति एकांक लंबाई, इसकी लंबाई अगर ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर काट करके हम लोगों ने वेट किया, ये 5 ग्राम आया। और इधर का 10 सेंटीमीटर कट करके ये 10 सेंटीमीटर कट कर लिया और इस 10 सेंटीमीटर का वेट हम लोगों ने वेट किया तो ये 15 ग्राम आया। तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि ये कैटेगरी हो सकती है लेकिन कॉमन कैटेगरी नहीं हो सकती है। कॉमन कैटेगरी के लिए बॉन्ड होता है कि अगर इस किसी भी पोर्शन से 10 सेंटीमीटर हम लोगों ने कट किया तो इसका वेट 5 ग्राम है, तो अगला कहीं से भी कट करेंगे 10 सेंटीमीटर उसका वेट भी 5 ग्राम हो, तब ये कॉमन कैटेगरी होगी। अर्थात ये कैंसर होना चाहिए वेट पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट, प्रति एकांक जो वेट होगा लेंथ के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट होगा, तभी वो कैटेगरी हमारी कॉमन कैटेगरी कहलाएगी। ठीक, ध्यान दें, इफ कैपिटल T with the tension at any point pxy then common category whose per unit length be small w then। ये देखिए ये आज जो क्लास थी उसी क्लास में ये डिस्कस हुआ था। कैपिटल T अगर टेंशन है कैटेगरी के किसी पॉइंट पे और वो कार्टेशियन कर्व में दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ये हम दिखाते हैं यहाँ। देखिए ये आपके पास अगर एक कॉमन कैटेगरी ऐसे दी हुई है, इस पे पर्टिकुलर पॉइंट P है और इस पे टेंशन निकालना है, तो इसकी टेंशन की वैल्यू होती है T इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई। तो इसका आंसर होता है स्मॉल T इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे T की वैल्यू स्मॉल w इंटू वाई होती है। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। कॉमन कैटेगरी का इक्वेशन S और साई में, S और साई में इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू सी टेन साई। आप याद करिए आपके पास जो पहला आर्टिकल था इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, उस आर्टिकल का जो रिजल्टेंट था वो यही था S इज इक्वल टू सी टेन साई। इसमें देखिए S और साई में एक रिलेशन है, इसको बोलते हैं कॉमन कैटेगरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। देयर स्पैन्स आर इक्वल, ये पहला, ये दो देयर पैरामीटर्स आर इक्वल, सी ऑप्शन सही था। दूसरे वाले में वेट पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट, ये कॉमन कैटेगरी के लिए। और तीसरे वाले में T इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई और S इज इक्वल टू सी टेन साई। ये 4 ऑप्शन थे। ये चारों ऑप्शन एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद हम आगे बढ़े। इसमें जितने भी चारों क्वेश्चन आए प्रीवियस के वीडियोज में वो डिस्कस थे, क्योंकि ये दूसरे बुक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहली बुक में जो ऑब्जेक्टिव थे ये चारों कहीं ना कहीं आपके पास रिपीटेड आए थे।
इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे आप धैर्य के साथ इसको देखते जाइए। जो बच्चे इसको पढ़े हुए हैं वो लोग भी इसको पेशेंस के साथ आगे देखते जाएं, आगे चल करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। देखो, इफ एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वन लिंक ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, देन sag इज। देखिए ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा चांसेस हैं बनने के। ये डायरेक्ट न दे करके थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा है। देखिए ये कैटेनरी का एक शेप हम बना रहे हैं, ये कैटेनरी की लोवेस्ट पॉइंट है और ये लोवेस्ट पॉइंट से इसकी जो दूरी होती है c होती है, स्मॉल c, और इस बिंदु को कैपिटल C पॉइंट कहते हैं। ये कैपिटल C पॉइंट है लोवेस्ट पॉइंट को, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको आप सैग बोलते हो। क्या बोलते हो? सैग। इस डिस्टेंस को आप सैग बोलते हो, और यहाँ पे D लिखते हो और यहाँ पे कैपिटल A और यहाँ पे लिखते हो कैपिटल B। आप थोड़ा केयरफुली देखिए, ये जमीन जो डायरेक्ट्रिक्स होती थी उसके करस्पॉन्डिंग जो OX लाइन होती थी, यहां से लेकर के और हाईएस्ट लाइन ऑफ सस्पेंशन के बीच की जो ऊंचाई होती थी इसको स्मॉल y कहते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखो, सैग की वैल्यू बताओ क्या आएगी? व्हाट इज सैग? सैग इज व्हाट? सैग इज इक्वल टू y माइनस स्मॉल c। तो ये देखिए इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था, अगर एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ लिंक ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक c, देन सैग इज व्हाट? तो सैग की वैल्यू होगी y माइनस c। ये फोटो देख लीजिए, इस फिगर में ये बात आपको क्लियरली ये आ रही होगी। अंजलि अभी भी क्लियर नहीं आ रही बेटा? अंजलि, चंद्रमा पटेल, आप बोल रहे थे आवाज कट रही है बेटा, अब सही है आवाज? देखिए ये आपके पास y है पूरा, ये लोएस्ट पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की हाइट, और ये c है, तो y में से c अगर माइनस कर दें तो y माइनस सी सैग के इक्वल हो जाएगा। यही आपके सामने दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये सैग पूछा था कि सैग क्या होगा उसका, ये देखिए सैग की डिमांड कर रहा है तो ये y माइनस सी होगा। ग्रेटेस्ट टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर्मिंग एन यूनिफॉर्म कैटेनरी विल बी, देखिए ये लिखा द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे तो सबसे मिनिमम टेंशन होता है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इस पे टेंशन को टी नॉट से दिखाते हैं, और ये जो टेंशन टी नॉट होता है ये सबसे कम टेंशन होता है। आइदर टर्मिनल्स नॉट लाइंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये कह रहा है कि जो टर्मिनल है अगर ऐसा हो जाए, यहाँ अलग हो जाए, दोनों टर्मिनल अगर सेम ना हो, अगर ये सेम लेवल में नहीं होंगे तो इस पे दोनों जो टेंशन होगा इस पे अलग होगा, इस पे टेंशन अलग होगा। देयर टर्मिनल्स लाइंग ऑन द सेम लेवल, उनका टर्मिनल अगर सेम लेवल में लगेगा तो टर्मिनल पे, यस यही उत्तर सही होगा। ये जो ग्रेटेस्ट टेंशन होता है, ये टेंशन सबसे अधिकतम उनके टर्मिनल्स पे मिलता है, और वो उनका जो टर्मिनल होता है वो सेम लेवल में लाई करता है। तो आपका जो आंसर नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, सी इज करेक्ट आंसर। क्या है वो? देखो बोल रहा है कि टर्मिनल्स लाइंग ऑन द सेम लेवल, इनका जो टर्मिनल होगा, एक बार चेकआउट कर लीजिए आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। देखिए यहां से y माइनस सी, ये जो वैल्यू थी आपकी, ये देयर टर्मिनल्स लाइंग ऑन द सेम लेवल, इनके जो टर्मिनल हैं अगर वो सेम लेवल में लाई करेंगे तो इस पे ग्रेटेस्ट टेंशन जो होगा वो पाया जाएगा, इस पे अधिकतम टेंशन पाया जाता है, इस पे सबसे कम टेंशन पाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, टी बी द, ये मैं डिराइव करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा जगह बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले 5 नंबर क्वेश्चन का और 6 नंबर का, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी मिटाऊंगा तो सारा मिट जाएगा। रुकिए मैं मिटा लेता हूँ, पार्शियली मिटा लेता हूँ, ठीक, देखिए पार्शियली मिटा लेता हूँ इसको, ठीक, उधर का रहेगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मौका देंगे मैं एक बार, ध्यान दें इधर। देखिए नेक्स्ट, इधर ये जो लिखा हुआ है कैपिटल टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कैटेनरी, ये आपके पास कैटेनरी है, इसको मैं डिराइव करूंगा, ये 2 लाइन का एक डेरिवेशन है, इधर आप देख ले। ये कह रहा है कि आप ए और बी से 2 पॉइंटों से कैटेनरी को आपने सस्पेंड कराया। अब इसके बाद ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से वर्टिकली हमने एक लाइन खींचा, ये ओ पे इसको कट करती है और ये एक लाइन है जिसपे हमको टेंशन कैपिटल टी फाइंड आउट होता है और जिस बिंदु पे ये कट करता है वो बिंदु पी है। ये जो पॉइंट आपका पी दिखाई दे रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट है ये लिखा ना कैपिटल टी विद द टेंशन एट एनी पॉइंट कैपिटल पी ऑफ द कैटनरी। कैपिटल पी कैटनरी के ऊपर एक पॉइंट है, इस पी बिंदु पे टेंशन टी पाया गया और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है टी नॉट, इस पर टेंशन मिला आपको, इस लोवेस्ट पॉइंट को सी कहते हैं। इस पर टेंशन अगर आपके पास टी मिला टी नॉट, तो आपको इस टी और इस टी नॉट का रिलेशन निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे रिलेशन आएगा। एक चीज जो आपको बतानी थी हमें, यहां पर ये जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है C to P, इस दूरी को हम लोग S बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? S, स्मॉल s। ठीक, ये S से रिप्रेजेंट किया जाता है लोवेस्ट पॉइंट से लेकर के। बेटा सारा कुछ क्लियर? आवाज आ रही है? क्लियर समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं आएगा तो आप इसमें लिखेंगे, जो भी कमेंट करेंगे उसका उत्तर हम देंगे। अभी लाइव क्लास का यही बेनिफिट है कि आप अगर वहाँ क्वेरी करते हैं कि सर ये पोर्शन मेरा नहीं आ पा रहा है या हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से रिपीट किया जा सकता है। देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन था इसमें टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो टी का फार्मूला होता है स्मॉल w इंटू वाई और टी नॉट का फार्मूला होता है स्मॉल w इंटू सी। तो ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू वाई का स्क्वायर। क्लियरली वो पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? अच्छा, जितना लिखे रियली दिख रहा है। ये देखिए इसको जब हम मेंटेन करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल w का स्क्वायर बाहर और वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर इसको ब्रेक करेंगे, ये स्मॉल w का स्क्वायर इधर, वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन आपकी कॉपी में है, दोनों क्या है? तीनों। कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई, कैपिटल टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन वाई सी एंड एस। आप ध्यान से देखिए, इधर आपके पास ये सी और सी कटने को तैयार है। नेक्स्ट जो बचेगा उसको देखो, ये बचेगा स्मॉल w स्क्वायर एस स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू एस का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल W का स्क्वायर। अर्थात हमें जो रिजल्ट मिला वो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल W का स्क्वायर। काहे को कैपिटल W? ये क्वेश्चन में डिमांड है हमारी कि हमारे पास जो पॉइंट है कैपिटल P, कैपिटल T बी द टेंशन एट P एंड T नॉट इज द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ C। कैपिटल W इज द वेट ऑफ आर्क CP। जो आर्क CP है फिगर में, यहां C से लेकर के P तक का जो आर्क है इसका वेट कैपिटल W है। अगर इसकी पर यूनिट लेंथ का वेट स्मॉल w होगा तो इसकी लेंथ s है, तो ws का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कैपिटल W के बराबर हमें मिल जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये हो जाएगा ws का स्क्वायर बराबर कैपिटल W का स्क्वायर। अर्थात फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आया टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बराबर कैपिटल W का स्क्वायर। ये रिलेशन है जो आपके ए ऑप्शन में गिवन है, ये इसका डेरिवेशन था। ये आपको एक बार याद दिला दें, ये काशी विद्यापीठ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पिछले सालों में पेपर हुए थे उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू W स्क्वायर। दो लाइन का ये रिलेशन है। देखिए मैंने यहाँ डिराइव कर दिया, एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ फिर से। टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टी की वैल्यू होती है W इंटू वाई और टी नॉट की वैल्यू W सी स्क्वायर। W स्क्वायर बाहर ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो W स्क्वायर एस स्क्वायर इसको लिख सकते हैं WS का होल स्क्वायर, तो ये W स्क्वायर। अर्थात टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बराबर W स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट था आपका। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का स्क्रीनशॉट ले लें। 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 8, 9, 10 ये आगे चलूंगा अभी। एट 9, 10 में मैं आगे चल रहा हूं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैसे है और क्या हो रहा है इसमें।
आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट ऑन द कैटनरी फारदेस्ट फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट इट बिहेव्स एन एक्सपोनेंशियल कर्व। इसका आंसर होगा एन एक्सपोनेंशियल कर्व। ये मैं थोड़ा डिक्टेट करता हूं ये क्या कह रहा है। देखो, जब भी कोई कैटनरी इस तरह की हो जाए कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ए और बी, ये लोवेस्ट पॉइंट से बहुत दूर हो जाए। ये देखो, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये कैपिटल सी लोवेस्ट पॉइंट है। इस लोवेस्ट पॉइंट से ए की और लोवेस्ट पॉइंट से बी की जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो जाए, तो ऐसे कैटनरी से जो कर्व फॉर्म होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। ये कहीं नोट करना हो आपको तो आप नोट कर लें। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल कर्व। और इस कर्व का जो इक्वेशन है अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे कैटनरी का निकाले थे, तो इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये आता है y इज इक्वल टू 1/2 c e टू द पावर x बाई c। ये कर्व का इक्वेशन आता है। जैसे हम लोग कभी कैटनरी का इक्वेशन निकालते हैं उसी पैटर्न से इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो ये इक्वेशन जब कभी कैपिटल ए और कैपिटल बी दो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और सी लोवेस्ट पॉइंट है, इस सी लोवेस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी बहुत ही लार्ज हो जाए, ये जो दूरी है ये बहुत लार्ज हो जाए, तो ऐसे कैटनरी को जो कर्व आता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। और उसका जो रिजल्टेंट होता है उस कर्व का रिजल्ट ये होता है। जैसे अगर ये कैटनरी होता तो इसका इक्वेशन होता y बराबर c cos हाइपरबोलिक x बाई सी। कब? जब ये कैटनरी फॉर्म में रहता तब, जब ये कैटनरी के फॉर्म में रहता तब ये आंसर होता। लेकिन जब कभी कैटनरी के फॉर्म में रहते हुए इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से जो लोवेस्ट पॉइंट है इसकी, उस लोवेस्ट पॉइंट की डिस्टेंस, ये लोवेस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिस्टेंस सो लार्ज, बहुत ज्यादा अधिक दूरी हो, उस केस में जो कर्व फॉर्म होता है उस कर्व को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। और उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 1/2 c e टू द पावर x बाई c। ये e की पावर है x बाई c, इसको एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। ध्यान से देखें, ये बोला है व्हेन, अब ये सारी बात इसमें लिखा भी है, व्हेन द वायर ऑफ द कैटनरी इज, ये रहा ये 8वां, एट ए पॉइंट ऑन द कैटनरी फारदेस्ट फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। कह रहा है कि कैटनरी के लोवेस्ट पॉइंट से जो उसका कैटनरी का पॉइंट है, पॉइंट जो बिंदु ली गई उस पे जो बिंदु है वो बहुत दूर है। तो ये तभी होगा जब ये लेंथ बहुत बड़ा होगा। जैसे ये पॉइंट आपने यहाँ कंसीडर कर लिया, थोड़ा फंसाने के लिए ऐसा लिख दिया, पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, तो C से P तक की दूरी अधिकतम कब आएगी? बहुत ज्यादा। कब आएगी? जबकि ये A से C और A से B का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा हो, तभी तो ये डिस्टेंस ज्यादा रखेगा। तो अगर ये लार्ज है उस केस में फारदेस्ट फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट इट बिहेव्स एज, ये बिहेव करता है एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह। ये मेरे अनुसार अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप VVI लिख लें। ये थ्योरी के क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलता है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप एक बार दिमाग में जरूर रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। When the wire of catenary, लीजिए अगले का फिगर बनाना है इसलिए मैं इसको मिटा दिया और यहां पर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, when the wire of catenary is tightly stretched between 2 points then hanging portion of the wire is। अब जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो ये आपके पास A एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये B एक पॉइंट है, ये A है और ये B है। इसको थोड़ा क्लियर करोगे आप, ये ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अब मैं क्या किया, जैसे यहां पर एक रिंग शेप ले लिया और यहां पर दोनों पॉइंट में रिंग शेप ले लिया और एक धागे को इसमें से ऐसे बांध करके ऐसे झुला दिया, राइट। अब ये देखो धागा रिंग के अंदर से गया हुआ है। अब मैं क्या करूं, इसको दोनों को पकड़ लूं और खींचूं, इसको पकड़ लूं और खींचूं। तो देखो आप कहोगे कि सर जी जब पकड़ के आप इसको खींचेंगे
तो एक्चुअली ये एग्जैक्ट सीधा हो जाएगा। बात तो डन है आपकी। लेकिन आप क्लियर करिए कि अगर ये हैवी हो, बहुत ज्यादा भारी हो, और ऐसा कोई आप वेट ऐसे खींच रहे हैं तो ये खिंचा नहीं पा रहा है कंप्लीटली, कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट हो जाए लेकिन बट स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो ये पोर्शन देखो यहां जाके रुक गया। आप अब कितना भी टाइट कर रहे हैं वो टाइट नहीं हो रहा है। मैं इसका एग्जांपल आपको एक तो दे रहा हूं, आप जाके देखिएगा। कभी आप चलते हुए देखें, जो हाई टेंशन बिजली का तार जाता है उसमें एक पिलर इधर होता है और एक पिलर इधर होता है, और वो बिजली का तार मोटे तार में जा रहा है, हाई टेंशन तार, राइट। अब इस खम्भे से इस खम्भे के बीच जो तार बांधा जाता है वो पूरा कंप्लीटली स्ट्रेट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप कभी भी देखेंगे एक खम्भे से दूसरे खम्भे के बीच में, क्योंकि उतना हैवी होता है, वो कंप्लीटली टाइट नहीं होता और वो हमेशा ऐसा झूला हुआ मिलेगा आपको। आप किसी जगह जा करके उसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसा, अगर ये एक पोल है, ये खम्भा है, ये एक खम्भा था आपके पास, इस खम्भे पे आपने तार को बांध दिया, दूसरा खम्भा है, तार को बांध दिया, तो तार हमेशा आपको ऐसे ही मिलता है। सामान्यतः जो बिजली का तार है आपके गलियों में घुमा हुआ, जिसमें आप वो ब्लैक वाला नहीं, जो व्हाइट वायर, फ्री वायर जाता था जिसमें कटिया मारी होती थी, उसको भी देखेंगे तो हल्का ऐसे लपा रहता है नीचे की तरफ। तो इस सेप को जो बोलते हैं, ये जो लपा रहता है छोटा सा पोर्शन, इसको कैटनरी न करके, क्योंकि टाइटली हमने पूरा टाइट बांधा था, हो सकता है कि पहले दिन बांधा गया होगा तो यहाँ रहा होगा, लेकिन जब ग्रेविटी इस पे काम करती होगी तो धीरे धीरे ढीला होकर के यहाँ चला गया होगा। तो इस पोर्शन को, इस शेप को बोलते हैं, ये पैराबोलिक शेप है। कैसा शेप है? पैराबोलिक शेप है। ये पैराबोला का एक हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है, पैराबोला ऐसे बनाते हैं, इसका ये छोटा सा पोर्शन कट कर लिया हमने, वही है ये। तो ये जो होगा, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से आप समझ कर रखें इस बात को। ये जो कह रहे हैं, when the wire of the catenary is tightly stretched between two points, ये देखिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ये दो पॉइंट थी, ये दोनों खंबे थे, इस खंबे और इस खंबे में हमने इस तार को बांध दिया। तार को बांधने के बाद हम चाह रहे थे कि ऐसा रहे, लेकिन अंडर ग्रेविटी हम जब इसको छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। बिजली के दो खंभों के बीच में, आप तार को ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे हल्का सा डाउनफॉल में ही रहता है। तो ये जो शेप है एग्जैक्टली स्ट्रेट ना हो करके पैराबोला का एक पोर्शन होता है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, पैराबोला। वो एक्सपोनेंशियल भी दिया है, सर्कुलर भी दिया है, ऑब्वियसली कैटनरी वर्ड भी लिखा है और पैराबोलिक भी लिखा है, तो आपका इसमें ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ये अभिषेक गुप्ता कौन है भाई? आपको बाहर करना पड़ेगा, हमें हालचाल करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अंजलि से हालचाल ना करें, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए देखते हैं आगे। द रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई फॉर ए कॉमन कैटनरी। एस और वाई के बीच जो कॉमन कैटनरी है, एस और वाई, उसके बीच जो रिलेशन होगा उसके लिए ये रिलेशन आपकी कॉपी में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपकी कॉपी में डिराइव है, इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है हमें, क्योंकि हमने पूरा निकलवाया है ऑलरेडी। ये रिजल्ट आपके पास है। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटनरी। जो टेंशन होगा इसके लोएस्ट पॉइंट पे, देखिए किसी भी कैटनरी के लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है स्मॉल w इंटू सी होता है। अभी जो क्वेश्चन हम तीसरा या चौथा डिराइव कर रहे थे उसमें इसको यूज भी किए थे, स्मॉल w। किसी जनरल पॉइंट पे होता तो स्मॉल w इंटू वाई होता, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे है तो स्मॉल w इंटू सी होगा, क्योंकि ऊंचाई वहां पे c हो जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए इसमें जो है इधर हमें लिखने की जरूरत है, इसलिए हमने इसको मिटा दिया। आइए, ये क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए विदाउट हाइपरबोलिक भी दिया है और विथ हाइपरबोलिक भी दिया है, तो आप याद रखें इसका हाइपरबोलिक में आंसर आता है तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा। y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये आपके पास ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड है। जब इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है तो उसका इक्वेशन आता है s इज इक्वल टू सी tan साई, और जब कभी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू सी ये cos हाइपरबोलिक x बाई सी। ये रिजल्ट है आपका। ये देखिए ये जो रिजल्ट था पहला वाला इंट्रिंसिक है और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन है। इंट्रिंसिक पूछता है तो आप ये देंगे, कार्टेशियन पूछेगा तो ये देंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें हम। चलिए 13 देखते हैं क्या है। ब्लैक बोर्ड पूरा कवर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट, देखिए फॉर ए कैटनरी विच रिलेशन इज नॉट ट्रू। कैटनरी के लिए कौन सा रिलेशन इसमें ट्रू नहीं है। देखिए नॉट ट्रू मतलब जो सही नहीं है उसकी बात करना है। आप ध्यान से देखो, इसमें 3 रिजल्ट सही दिया हुआ है। y इज इक्वल टू सी सेक्स आई, दैट इज द करेक्ट आंसर। t इज इक्वल टू t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y दिया है, और आप जानते हो कि ये सही रिजल्ट है। क्यों सही रिजल्ट है? क्योंकि आपके पास मालूम है t इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई होता है। इसको लिखा जा सकता है t प्रोपोर्शनल टू y, तो ये भी करेक्ट आंसर है। y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये भी करेक्ट आंसर है। ये गलत है, तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि ये नॉट ट्रू मांगा है। इसमें गलती में आप ट्रू न पढ़ लें, ये नॉट ट्रू का क्वेश्चन है। देखिए ये रिजल्ट सही है, ये रिजल्ट सही है, ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। होता है t इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई, स्मॉल w को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन लग जाएगी, तो t इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ऑलरेडी कैटनरी में, तो कांस्टेंट को हटाया जा सकता है। क्योंकि आप लिखते हो स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, और वो कांस्टेंट होता है। जब वो कांस्टेंट होगा तभी वो कॉमन कैटनरी होगी, इसलिए कांस्टेंट को हटा सकते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगा सकते हैं, इसलिए ये सही है। ठीक, तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। द एक्सिस ऑफ द कॉमन कैटनरी इज, ये तो सबको आंसर मालूम होना चाहिए। कैटनरी का खाली फोटो देख लो, आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो कैटनरी ऐसे होती है, कैटनरी में ये और ये 2 लाइन होती है। ये होता है OX, एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करता है, और ये जो लाइन होती है OD, ये किसकी तरह ट्रीट करती है? ये OD लाइन है, और ये ट्रीट करती है किसकी तरह? अगर आगे बढ़ा दें तो Y एक्सिस की तरह। इसलिए द एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी इज द Y एक्सिस। जैसे पैराबोला ऐसे बनाते हो आप, तो ये देखो ये पैराबोला होता है, इस पैराबोला में ऐसे लिखते हो तो y एक्सिस एक्सिस होती है इसकी, और ये जो ये वाला पैराबोला होता है इसके x एक्सिस एक्सिस होती है। तो इसी तरह का तो सेफ है, इसलिए y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ कैटनरी। किसी को अगर किसी स्टेप पे डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूंगा उसको, ये बात समझ के रखिए। इसीलिए लाइव क्लास में आते हैं कि ताकि आपके क्वेश्चन की क्वेरी हो, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल सकता हूँ। लाइव रहने से यही होता है कि आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन y एंड साई। देखिए y इज इक्वल टू सी सेक्स आई इज द करेक्ट आंसर। क्यों? y इज इक्वल टू सी सेक्स आई, ये रिजल्ट है आपके पास। s इज इक्वल टू सी टेंस आई होता है। ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप, इसको देखेंगे, यहां s रहता तो ये आंसर सही होता। यहाँ y इज इक्वल टू सी सेक्स आई, ये आंसर सही है, और ये x की वैल्यू होती है। हम सारे ऑप्शन की बात करते हैं, ये तो पूरा गलत है। s, c और y का कोई रिलेशन नहीं होता, ये होता है तो s स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये देखो ये है y बराबर c log सेक्स आई, ये x का फॉर्मूला है, ये s की वैल्यू है, तो इसका बी आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यही सही है। देखिए रिलेशन बिटवीन x, y एंड s, कोई भी कैटेगरी में ऐसा रिजल्ट नहीं आता जिसमें रिलेशन x में हो, y में हो और s में हो, इसलिए इसका आंसर नन होगा, नन। ठीक, कोई भी आप अपनी कॉपी उठा के देख लीजिएगा, जितने रिलेशन थे सारे हम लोगों ने डिराइव किया है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इनसे सारे के साथ रिलेट करे, कोरिलेट कोई नहीं करेगा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। y, x और s में कोई रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 17, द टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये बताएं आपको, ये जस्ट आपके पीछे जो बैच अभी 3rd ईयर में है, जब पिछले साल ये लोग पेपर दिए थे तो उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उसी साल का पूछा हुआ है, तो इस पे आप लिखेंगे केबीपी, और ईयर आपका अभी 24 चल रहा है तो 2023 लिख लेंगे आप, और ये इसका आंसर 0 होगा। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रिंट आउट होके पिछले साल 75 क्वेश्चन का जो कलेक्शन हुआ था उस पे क्वेश्चन था। द टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अतान्य,
अगर हम लोग अतान्य है वो इनस्टेंसिबल है, खींचेंगे तो टूट जाएगा, उसमें टेंशन नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो 0 होता है। ठीक है, वो ब्रेकेबल होगा, ब्रेक हो जाएगा तुरंत, उसमें टेंशन नहीं आएगा। टेंशन ऑफ इनस्टेंसिबल, इसको ध्यान दे, इन अलग नहीं है, इन एक साथ है, इनस्टेंसिबल मतलब अतान्य है, तो उसका टेंशन 0 होगा। X is very large in comparison of C. The Cartesian equation of common catenary is. ये बेटा इसका उत्तर तो आपके पास होना चाहिए। देखिए बी आंसर इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि कोई एक आपके पास ऐसे कैटनरी दी गई और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, ये यहां से लेके यहां तक की हाइट ये C है। इस C के रिस्पेक्ट में x बहुत लार्ज है। x बहुत लार्ज तब होगा जब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सो मेनी लार्ज दूर दूर होगा, तो ये दूरी x हो गई। x बहुत लार्ज तब होगा जब इनका ये जो झुलाया गया ये दूरी बहुत डिस्टेंस हो जाए, ये बहुत हो जाए और ये c बहुत छोटा हो। इसके कंपैरिजन में x बहुत बड़ा हो, तो उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इनस्टेंसिबल, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल कर्व में आप देखे हैं y बराबर c/2 e⁻ x/c, अभी मैं निकाल के गया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका। तो ये y = c/2 e⁻ x/c, ये रिजल्ट होगा। अभी अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल, जिसका उत्तर था, उसमें मैं ये इक्वेशन लिखा था यहाँ साइड में, आप देख लीजिए, यही लिखा था y बराबर c/2 e⁻ x/c। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर ये रह जाता है किस पे कौन सा टिक है, ये पता होना चाहिए। केबीपी उधर मैं सॉल्व करता हूँ वो सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। अब देखिए 19 और 20 ये दोनों एक साथ डिक्टेट हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो जाए, क्या हो रहा है इसमें 19 में। देखो, फॉर ए कॉमन कैटेनरी y = c cos हाइपरबोलिक x/c। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो आई है वर्क ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसमें पहली उसमें तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ये रिजल्ट। बट एक बार मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूं, जो लोग केवल इसी को देख पा रहे हैं, पिछले को नहीं देख पा रहे हैं, कैसे आया ये देख लें। देखिए आपके पास ये रिजल्ट इस तरह से आता है, x = c log sec psi प्लस tan psi, sec psi प्लस tan psi, ये x का फार्मूला है। x इज द हाफ ऑफ द स्पैन, ये आपके कॉपी में डिराइव है। आपके पास एक फार्मूला और है, ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 कह दो, y = c sec psi, y = c sec psi। और ये जो y है, इसके बाद एक और है s = c tan psi, c tan psi। तो यहां से आप sec psi की वैल्यू निकाल लो, तो y/c = sec psi, ये रहा, और दूसरा वाला s/c = tan psi, ये देखिए ये रहा। अब ये sec psi की वैल्यू और ये tan psi की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। देखो x = c और ये log, और इधर आएंगे sec psi की वैल्यू y/c, और ये प्लस tan psi की वैल्यू s/c। ओवरऑल x = c, इधर आएगा log, इसको आप एलसीएम लेंगे तो नीचे c होगा और ऊपर हो जाएगा y + s। आप ध्यान से देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। x = c log x + s/c। बोलो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका देख लें आप साइड में, पूरा मैंने कर दिया। आपका इक्वेशन नंबर 1 भी डिराइव है, ये y का फार्मूला भी डिराइव है और s का फार्मूला भी डिराइव है, दोनों का यूज कर दिया, ये बना दिया। मतलब ओवरऑल 3 रिजल्ट को एक साथ मिला दिया, वो आंसर हो गया आपका। आइए देखते हैं, फॉर ए कैटेनरी y = c cos हाइपरबोलिक x/c, इसमें से कौन सा रिजल्ट, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। बट कैसे आता है वो मैं कर रहा हूं, उसको देख लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां मिटाऊंगा मैं, करूंगा अभी इसको डिराइव करूंगा, इसमें से कौन सा रिजल्ट आपके साथ मैच कर रहा है। हमको लगता है सी या ए में से सी करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है। देखिए 20 में क्या है, कैसे है, इस बात को पूरा आप समझें।
देखो ये आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू, कैटेनरी का इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू c और ये cos हाइपरबोलिक x बाई c। इसको यदि एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा c और ये साइन हाइपरबोलिक x बाई c और ये डॉट में 1 बाई c। जब हाइपरबोलिक की बात होती है तो हाइपरबोलिक का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें साइन जो होती है नेगेटिव नहीं आती। अब आप देखो ये c और ये c दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से हमारे पास आ गया dy बाई dx बराबर साइन हाइपरबोलिक x बाई c, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब आपके पास एक फार्मूला और है, वो फार्मूला क्या है ये देखो, s इज इक्वल टू c tan साई। इसको हम लिख सकते हैं s बाई सी इज इक्वल टू tan साई और tan साई को हम लिखते हैं dy बाई dx। ये देखो ये रहा हमारे पास। तो ओवरऑल dy बाई dx की वैल्यू s बाई सी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यूजिंग टू इन फर्स्ट, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, देखिए s इज इक्वल टू सी टेन साई है, टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो वही साई एंगल यूज कर रहा है, तो टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स यूज कर रहा है, इसमें यूज कर देंगे आप। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये हो जाएगा s बाई सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक और ये देखिए x बाई सी। c को ओवरऑल यदि अब उधर भेज दें तो s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। आप ध्यान से देखिए ये रिजल्ट कौन सा है आपका, ये रिजल्ट नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा लगता है हमें कि 20 क्वेश्चन हो गए, 12-13 क्वेश्चन इसमें और हैं। अगर कल इसी टाइम पे हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, टाइम हम भेज देंगे आपके ग्रुप में, आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा। तो 21 से लेके 33 क्वेश्चन की ये सीरीज है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए कम्प्लीटली। तो अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले सीरीज में ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कुल ओवरऑल 50-60 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस चैप्टर पे मिलेगा।